हेलो। हेलो जी। जय श्री कृष्णा। यूनिट 4। हाँ जी, प्रशांत पुरी, गुड मॉर्निंग। टीसी, सृष्टि, नेहा, हिमांशु, मिस्टर अनंत, हर हर महादेव। हर हर महादेव। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। बिल्कुल कर लेंगे जी, थैंक यू। चलो, तो क्या बोल रही पब्लिक? करें स्टार्ट। तुम एक बात बताओ कि जैसे अभी इकोनॉमिक्स अपन पढ़ रहे हैं, तो तुमको समझ भी आ रहा है सब? घर जाके देखते हो क्वेश्चन जो मैंने बताया मॉड्यूल के पीछे के हो रहे हैं आपसे? बन जाते हैं, आधे से ज्यादा बन जाते हैं, मतलब समझ में आ रहा है। ओके। और तुम्हारा तो बहुत सारा छूटा हुआ है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो बहुत मेहनत करो, या फिर कार्ड छपवा लो। कार्ड छपवा लो, बहुत बढ़िया। ये अच्छा डायलॉग मिल गया है ना, कार्ड छपवा लो। अरे पेन कहाँ गया अब? अरे यार, पेन गिरा दिया क्या? नहीं, बॉक्स में होगा। चलो, वैसे अभी भी इतना समय तो है कि बड़े आराम से पास तो हो सकते हैं। पास होने के आसपास तो भटक ही सकते हो आप। कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है। चलो, तो आज का हमारा एजेंडा है जी। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर छोटा है लेकिन टेक्निकल है, तो उसको कल खत्म कर देंगे। आ, हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 4 हम कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट। पेज नंबर 9.50 में लिख दे रहा हूं, आप जब घर पे तैयारी करेंगे तो मॉड्यूल में पेज नंबर देख लेना। हाँ जी, यस। यूनिट 4, एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। पेज 9.50। इस चैप्टर में आपको मैं एक चीज बता दूं कि थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है कि अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चैप्टर टेक्निकल है, समझ आएगा तो बहुत अच्छे से आएगा, नहीं आएगा तो तंग करेगा। यूनिट 4 है जी आपका, एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। एक्सचेंज रेट्स क्या होता है? चलो जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। हाँ, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नया यूनिट, यूनिट 4। ये इंटरनेशनल ट्रेड का आपका एक और यूनिट है। क्योंकि आप लोग लेट आए तो मुझे फिर से चीज़ें रिपीट करनी पड़ रही हैं। ठीक है। एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट। एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, पेज नंबर 9.50 फ्रॉम स्टडी मटेरियल। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है छोटा सा कि एक्सचेंज रेट्स क्या होती हैं, एक्सचेंज रेट से आप क्या समझते हैं? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस क्या होती है? यस। एक्सचेंज एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट। जैसे आज आज की डेट में $1 का क्या भाव है? लगभग 84, 83 पॉइंट समथिंग है, 84। कितना है? गूगल मारो।
आगे आ जाए, यहाँ एसी चालू है क्या चुन्नी से? ड्रामे करवा लो। एसी चालू है, इसके इधर नहीं आकर बैठना, उधर से है गर्मी। 83.48। ओके, हाँ तो 83.5 लगभग यही हो गया। 83 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब $1 की कीमत क्या है भाई साहब? $1 की कीमत है 83.48 रुपीज। लगभग 85 रुपए कोई बता रहा है, 84 रुपए। 83.50 पकड़ लो अपन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो $1 की कीमत कितनी है? 83.50। 83.50। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको $1 खरीदना है, अगर आपको $1 खरीदना है, तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 83 रुपए 50 पैसे, मतलब 84 रुपए। यानी कि $1, अगर मान लो आपको $100 खरीदने हैं, तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 83.48 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8348। अरे भाई पॉइंट इधर से उधर 100 करना है तो कैलकुलेटर थोड़ी चलाना पड़ेगा, डेसिमल हटा दो। तो 8348 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। यस। तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया आपका? कि वो रेट जिस पर करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है, अलग अलग करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, या फिर आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अगर इंपोर्ट करेंगे अपन तो क्या होगा? माल आएगा, माल के बदले हमें क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। ये कान में क्या लगा के रखा है? माल आएगा, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट के बदले आपको क्या देना पड़ेगा? उसकी इनवॉइस की पेमेंट। और इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल। तो बिल कौन सी करेंसी में बना के देगा? फॉरेन करेंसी में बना के देगा, जनरली US डॉलर में बना के दी जाती है। ठीक है, तो अब हमको मान लो, अरे हाँ, मान लो कि हमने 1000 US डॉलर का माल इंपोर्ट किया, तो हमको कितना देना पड़ेगा? 83.48 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, इज इक्वल्स टू कितना? 83,480 रुपए। यानी कि 1000 US डॉलर की औकात तो देखो साले की। मजा ही आ गया। मतलब अगर आपको 2000 US डॉलर की नौकरी लग जाए तो 1.5 लाख रुपए हो गया, 1,70,000 के आसपास। और इधर आप फोन करके बताओ गांव में कि कितनी तनख्वाह तेरी अमेरिका में? अरे 2,000 रुपए। अच्छा बस 2,000? अरे यहीं कर ले तो। साफ सफाई के 5,000 मिलने। साफ सफाई करो, झाड़ू करो, कट का उसका 5,000, तो कहाँ 2,000 में? पर उनको नहीं पता 2,000 का मतलब 1,70,000 रुपए है। और आप बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपने बताया तो वो पैसे मांग लेगा आपसे। चलो, तो इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे तो आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत महसूस होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग इंपोर्ट 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 करेंगे, तो बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी की जरूरत महसूस होगी। और जब बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी की जरूरत महसूस होगी, तो जिसके पास फॉरेन करेंसी है वो क्या बोलेगा? 83.48 में क्यों दूं, मैं तो 85 में दूं, मैं तो 86 में दूं। डिमांड बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई का एक नियम होता है, डिमांड और प्राइस का भी एक नियम होता है। कि डिमांड, अगर डिमांड, हेलो, हेलो, इधर नेक्स्ट रो पे आ जाओ। डिमांड और सप्लाई का क्या नियम, डिमांड और प्राइस का क्या नियम है? कि जैसे जैसे प्राइस की कमोडिटी की डिमांड बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आप प्राइस बढ़ा देते हो। राइट। अच्छा, ये डिमांड चाहे जितनी मर्जी हो जाए, अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो फिर आप प्राइस बढ़ाने पे नहीं जाते हो। आप क्या करते हो? माल बेचने पे ज्यादा दिमाग लगाते हो। यस। ओके, तो आप प्रैक्टिकली सोचो कि
अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट 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 होगा तो ये 83 रुपये 48 पैसे ही रहेगा, या फिर ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यस। मान लो अब ये हो गया है कितना, 90 रुपए हो गया। कितना रुपए हो गया? 90 रुपए हो गया। आपने जब माल मंगाया था 1000 US डॉलर का, तब कितना था? 83.48 था। अब कितना हो गया? 90 हो गया। यानी कि जब माल मंगाया था उसी समय अगर पे कर देते आप, तो फिर आपको कितना पे करना पड़ता? 83,480 रुपए। लेकिन मान लो एक आध महीने की उधारी भी होती है थोड़ी बहुत, तो आपको अब कितना पे करना पड़ेगा? 90 रुपए के हिसाब से 1000 US डॉलर के लिए 90,000, यानी कि 6520। ठीक है। 90, 5 3 7 7 6 6 5 5 2। ठीक है। 6520 रुपए का आपको क्या हो रहा है? यहां पर नुकसान हो रहा है। किस वजह से? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से। भाई फॉरेन करेंसी का जो रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से आपको क्या हो गया? लॉस हो गया बैठे बैठाए। तो आप सरकार के पास जाकर रोने लग जाओगे कि सरकार सरकार देखो ना, मेरे तो मजा ही नहीं आ रहा। तो सरकार बोलेगी रुको अभी हम कुछ करते हैं। तो सरकार क्या करेगी, इस चैप्टर के अंदर बात होगा। यस। अच्छा। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरे हाथ में, अगर मान लो आप 1000 US डॉलर का एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट करते हो तो अब आपको मजा आने वाला है या फिर आपको फिर तकलीफ होगी? मजा आने वाला है, क्योंकि फॉरेन करेंसी आएगी, लक्ष्मी आएगी। कौन आएगी? लक्ष्मी। लक्ष्मी आएगी आपके आंगन में, और आंगन में आके नाचेगी, नृत्य करेगी। तो आप अब इस 1000 US डॉलर आपको सामने वाले ने दिए, आपने एक्सपोर्ट किया, आपको बदले में 1000 US डॉलर मिले। आप गए दुकान पे कि भाई साहब ये लो 1000 US डॉलर और मुझे दे दो मेरे पैसे। तो 1000 US डॉलर के आपको वो कन्वर्ट करके दे देगा 83,480 रुपीज। थोड़ी देर के लिए हमें मान के चल रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेम करेंसी एक्सचेंज रेट है, तो 83,480 रुपए। तो 83,480 रुपए लेकर हमको मजा आ जाएगा, एंड विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। हमसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अब है 83,480 रुपए, और ये हमने कमाए हैं एक्सपोर्ट से, एक ट्रांजेक्शन से। तो बताओ बच्चों, बताओ क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए तो हम खुश हैं। लेकिन एक्सपोर्ट 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 बहुत बार हो, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। तो करेंसी इकट्ठी होती जा रही, इकट्ठी होती जा रही, बहुत सारे लोग के पास है। तो इनके पास भी करेंसी, इनके पास भी करेंसी। उदाहरण है, ऐसे किसी के पास होती नहीं है। सिर्फ एक कॉमोडिटी का एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक कॉमोडिटी इनके पास भी, 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 यानी कि अब सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा? प्राइस गिरेगा। अब मान लो ये प्राइस 80 रुपए रह गया। कितना रुपए रह गया? 80 रुपए रह गया, यानी कि प्राइस कम हो गया, जो कि जनरली कम होता है भारत देश में। अगर प्राइस 80 रुपए रह गया, आपने एक्सपोर्ट किया, तब 83.48 था, तो आपने बहुत सपने संजोए थे कि 83,480 रुपए आएंगे, मजे करेंगे। लेकिन जब उसकी पेमेंट आई, जब उसने 1000 US डॉलर आपको खाते में डाले, आप गए सरकार सरकार इसे बदल के तो दो। मनी जो एक्सचेंजर्स होते हैं उनके पास गए, उससे बोला अभी तो भाव 80 रुपए का है, ऐसे कैसे होता है यार, मैंने माल भेजा बेचा था यार, तब तो 83.48 था यार, मजा ही नहीं आ रहा यार। तो वो लगा अच्छा, तो फिर अभी तो क्या रेट है? 80 रुपए है। तो 80 रुपए के हिसाब से इसको कितना मिलेगा? 1000 US डॉलर पर 80,000 रुपए। तो आप बताओ बच्चों, बताओ कि इसको मजा आया कि इसको रोना आया? इसको भी रोना आया। तो इसको कितने का नुकसान हो गया? 3,480 रुपए का। तो ये रोना किसके पास जाके रोएगा? सरकार के पास जाके रोएगा कि सरकार सरकार देखो ना, हमारे साथ तो इसे बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा, मजा ही नहीं आ रहा। तो सरकार बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अभी हम जिंदा है। तो ये किस चैप्टर में जिंदा है? इसी चैप्टर में जिंदा है। सीन समझ में आ रहा है? अच्छा।
अब कुछ करेंसी, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके अपने देश की करेंसी की कोई औकात नहीं है। सभी देशों का अपन नाम नहीं ले सकते, लेकिन अपन जैसे मान लो कि येन का रेट देखो, 1.5 रुपए 2 रुपए कितना है येन। नहीं नहीं, 18 वेटीन कुछ नहीं होगा। अपना रुपये महंगा है शायद येन से। 0.5, मतलब एक येन इज इक्वल्स टू 54 पैसे। तो इसको अगर रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की करेंसी। पाकिस्तान के पीछे काहे पड़े रहते हो भाई हमेशा। 2 येन। चलो 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 ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, जैसे मान लो एक कंट्री है इंडिया। इंडिया की करेंसी किस में डिनोमिनेट होती है? रुपी में। ये ठीक साइन बनाया ना मैंने, ऐसे ही लिखते हैं, र को काट देते हैं। 2 बार कटा है? कटा? कटा फटा नोट चलता है? हाँ, यहाँ पे चलता है। अच्छा, और यूएसए का डॉलर, यूएस डॉलर, एस कटा। और ज ज जापान, जापान की कौन सी करेंसी है? येन में कटाएगी, ऐसे ही है। चलो येन, ये यूएस डॉलर है। मान लो कि इंडियन इंडियन रुपी और इसका एक्सचेंज रेट है कितना? 83.48। इंडिया और येन का एक्सचेंज रेट क्या है? 0.54। तो क्या यूएस डॉलर और जापान का एक्सचेंज रेट निकाल सकते हो क्या? निकालो। एक यूएस डॉलर कितने जापानी येन में मिलेगा? ये आपके लिए सवाल है और ये आप ही को निकालना है। क्या आप कंप्यूट कर पाओगे? एक यूएस डॉलर कितने जापानी येन में मिलेगा? फिगर निकालो, बताओ। सचिन और तमन्ना इग्नोर करो क्लास पे थोड़ा। 154 पॉइंट, यानी कि एक यूएस डॉलर कितने में मिल रहा है? 154.59 में। 59 येन में कि रुपीस में? येन, उनका येन। तो अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको दो, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ नहीं, 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज का करेंसी आपको देके रखा है, और 2 कंट्रीज का करेंसी आपको देके रखा है, और 2 कंट्रीज का करेंसी आपको देके रखा है, मतलब एक्सचेंज रेट देके रखा है। ठीक है, एक्सचेंज रेट सबका देके, इन तीन, 2 कंट्रीज का दो, जैसे इधर देखो, जैसे मान लो कि आपकी एक वो है, क्या है, एक कंट्री है एक्स, एक कंट्री है वाई। अगर इनका एक्सचेंज रेट आपके पास है, एक कंट्री है जेड, एक कंट्री है एक्स, इनका भी अगर एक्सचेंज रेट आपके पास है, तो क्या, बताओ बच्चों बताओ, क्या आप
वाई एंड जेड का एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं, कितना होगा? वही किया है आपने, वही किया है आपने। अच्छा, इस एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं? क्रॉस रेट्स। अगर आपको दो कंट्रीज का एक्सचेंज करेंसी देके रखा है और दो कंट्रीज का एक्सचेंज करेंसी देके रखा है, और उन दोनों एक्सचेंज करेंसी के अंदर एक कंट्री कॉमन है, जैसे यहां पर कॉमन क्या है आपका? एक्स कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है उनका आप करेंसी रेट निकाल सकते हो क्या? एक्सचेंज रेट। तो जवाब आता है यस, क्रॉस रेट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस रेट्स बोलते हैं, क्रॉस रेट्स। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि आप ना, इसका एक टर्म था, एक सेकंड में शब्द का वो टर्मिनोलॉजी क्या है मैं एक बार देख लूं। एक होता है व्हीकल करेंसी, ध्यान से सुनना। व्हीकल करेंसी, VEHICLE। व्हीकल समझते हो? गाड़ी। गाड़ी पे नोट रखा है, उसको क्या बोलते हैं? व्हीकल करेंसी। ध्यान से सुनना। क्या होता है, कुछ कंट्रीज के अपने एक्सचेंज रेट्स, मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज के बीच में सौदेबाजी हो जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन हो जाता है, जो ऐसी करेंसी में होता है जो ना तो उनकी करेंसी है ना आपकी करेंसी है। जैसे मान लो आपने, अपन ने, मतलब हम लोग ने जापान से माल खरीदा, तो हमारी करेंसी क्या है? इंडियन रुपी। और उनकी करेंसी क्या है? येन। हमने माल खरीदा मतलब हमने इंपोर्ट किया, तो हमको पैसा किस में देना चाहिए? येन में। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? हमको यूएस डॉलर में पे करो। हमको किस में पे करो? यूएस डॉलर में पे करो। क्या यूएस डॉलर हमारी करेंसी है? नहीं। क्या यूएस डॉलर उस कंट्री की करेंसी है? नहीं। लेकिन फिर भी जो पेमेंट है वो कौन सी करेंसी में, या इनवॉइस कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है? डिनोमिनेटेड का मतलब होता है मार्क किया हुआ है, तय किया हुआ है, तो वो किस में डिनोमिनेटेड है? यूएस डॉलर में। तो इस तरह की करेंसी को हम व्हीकल करेंसी कहते हैं, जो ना तेरी ना मेरी, मेरा अपना वट है। तो यहां पे किसका वट है? यूएस डॉलर का। और यूएस डॉलर ऐसी करेंसी है जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल नेशंस। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्वीकार की जाने वाली करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। तो उसे कुछ नाम तो देंगे, तो इकोनॉमिक्स में उसे व्हीकल करेंसी का नाम दे दिया। देखो, मुझे नहीं पता कि ये यहां पर इतना, ये आपको ट्वेल्थ में तो नहीं होगा यार, ये इंटरनेशनल ट्रेड। और ये यहां भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें और ये फॉरेन एक्सचेंज इनकी बात करें ना, तो भाई 600 पेज की 3 किताबें हैं, वो खत्म होंगी तब जाके ये पोर्शन खत्म होता है। समझ रहे हो आप? तो अब एक चैप्टर में छोटी छोटी 5 यूनिट दे दी है उन्होंने, और ये हरामखोर क्या है कि बीच की लाइन लिख देते हैं, तो उसके ऊपर की बहुत सारी चीजें बतानी पड़ जाती है। या तो ऊपर की 2 लाइन लिख के छोड़ दे, तो हम भी 2 लाइन लिख के छोड़ते हैं, लेकिन ये बीच की लाइन लिखता है और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे मॉड्यूल में, तो तभी तो बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि स्टडी मटेरियल डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है, कैसे आएगा यार, उसकी कहानी तो बताते ही नहीं। तो कुछ चीजों में डायरेक्ट चीजें हैं तो उसकी कहानी डिस्कस किया और खत्म, और कुछ चीजों में क्या है, एक लाइन डाल देते हैं बीच में, वो एक लाइन डाल देते हैं बीच में, तो उसके लिए। अब ये क्रॉस करेंसी, ये समझ में आया व्हीकल करेंसी क्या होता है? तो व्हीकल करेंसी, अब प्रैक्टिकली सोचो कि व्हीकल करेंसी निकालेंगे कैसे यार, हिसाब कैसे निकालेंगे? तो हिसाब बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, क्रॉस करेंसी रेट्स। क्रॉस करेंसी रेट्स क्या हो गई? जब दो कंट्रीज की करेंसी एक्सचेंज रेट आपके पास है, और दो कंट्रीज की एक्सचेंज रेट आपके पास है, और दोनों में से कोई एक कंट्री कॉमन है इस ग्रुप में, तो उस कॉमन को हटा दो और बाकी का आप निकाल सकते हो उस रेट को मल्टीप्लीकेशन से। यस। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला क्रॉस रेट यूएस डॉलर वाला अगर निकालना है आपको, तो मुझे एक बात बताओ कि एक येन खरीदने के लिए कितना यूएस डॉलर खर्च करना पड़ेगा? तो आप निकाल सकते हो। एक येन खरीदने के लिए कितना यूएस डॉलर खर्च करना पड़ेगा? रूप सुहाना लगता है।
चांदपुरा कंप्यूट करना है बहन, कैलकुलेटर निकालो। पॉइंट 006। अरे 1/, करना था और क्या करा आपने? आपने उल्टा कैलकुलेशन किया ही तो उधर से नहीं। आप वहां से उठ जाओ भाई। हाँ तुम उठ जाओ, उठ के आगे आ जाओ, यहाँ 3-4 बेंच आगे। उसके बाजू में मत बैठा करो आप। तुमको पता है तुम दोनों साथ पे नहीं बैठ बात किए बगैर नहीं रह सकते, तो अपन क्यों समय। 1 घंटे बाद बाहर तुम घूमोगे ही सही गैलरी में 2-3-4 राउंड, तब बात करना ना, आगे आ जाओ अभी। सारी क्लासों में झांक झांक के देखना ही है अपन को, बाद में दरवाजे खोल खोल के बैठ यहाँ पे। जिधर मर्जी बैठ जाए मेरे भाई। हाँ इधर बैठ जाओ। चलो, तो व्हीकल करेंसी क्लियर है? हेलो 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 हेलो। व्हीकल करेंसी क्लियर है? अभी देखो यार, ये जापान की, मतलब येन खरीदने के लिए उसको तो खाली छींकना है। मतलब वो यूएस डॉलर सिर्फ सांस लेगा ना, तो जापानी करेंसी आगे नाक में चिपक जाएंगी, इतनी सस्ती है। 0.00065, 00065। ओ तेरी भैंस की टांग। चलो, व्हीकल करेंसी ओके, क्रॉस एक्सचेंज रेट इज ओके। अच्छा, अब ये जो करेंसी कोट की जाती है ना, जो फॉरेन करेंसी कोट की जाती है ना, मैं इसको लिखवा दूंगा व्हीकल करेंसी को। जो फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, ये दो तरीके से कोट की जाती है। एक होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट मतलब जैसे हम देश में बोला करते हैं, एक यूएस डॉलर कितने का? एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू कितना रुपया? 83.48। और अगर 1 रुपये की बात करें, 1 रुपया इज इक्वल टू कितने यूएस डॉलर? तो 1/83.48 कर सकते हैं। जरा कीमत पहचानो तो कितना आता है? 0.019, 119। ओके, तो इसको बोल देते हैं अपन इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट का एक नाम और है, कुछ यूरोपियन, मैं बता देता हूं आपको। यूरोपियन कोड करके होता है, बट ठीक है चलो लिखवाऊंगा अभी, तब देखेंगे। बात समझ में आती है। तो इंडिया में ज्यादातर हम लोग क्या कोड यूज करते हैं, किस तरीके से बोलना पसंद करते हैं कि एक यूएस डॉलर कितने का है, एक यूएस डॉलर कितने का, मतलब हमारे पास तो इतने सारे पैसे हैं, बोलो 1 डॉलर कितने का दोगे। तो ये कोड हमारे देश में ज्यादा चलती है, इवन यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा चलती है, तो इसे डायरेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है। और एक अमेरिकन कंट्री में शायद इनडायरेक्ट कोड चलती है, तो वहां पर इसलिए उसको अमेरिकन कोड या इनडायरेक्ट कोड कहते हैं। अब थोड़ा सा इधर आते हैं। व्हीकल करेंसी, इफ यू वांट टू राइट तो लिख लो व्हीकल करेंसी क्या होती है। व्हीकल करेंसी रेफर्स टू दैट करेंसी विच इज, पहले देख लो, पहले एक बार देख लो फिर लिखना। व्हीकल करेंसी रेफर्स टू दैट करेंसी, व्हीकल करेंसी का मतलब ऐसी करेंसी होती है जो विच इज वाइडली यूज्ड टू डिनोमिनेट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे ज्यादातर डिनोमिनेट मतलब उस करेंसी में बिल्स बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय पार्टीज, इवन व्हेन इट इज नॉट द नेशनल करेंसी ऑफ एदर ऑफ द पार्टीज। वो किसी भी देश की नेशनल करेंसी नहीं है, बावजूद इसके उसको क्या बना दिया, उससे उसको डिनोमिनेट करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट या बिल बनाए जाते हैं, ऐसी करेंसी को क्या बोलते हैं? व्हीकल करेंसी। क्लियर है? अब लिख लो। लिखा? देखा?
कहाँ लिखा? ये कब लिखा? तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा अपन को समझ के चलना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्रॉस रेट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपसे क्रॉस रेट का कंपटीशन करवाएगा, तो मेरे ख्याल से कर सकते हो आप, है ना। ये लिख लो, जैसे ही आप लिख लोगे आप अंगूठा दे देना, फिर आगे बढ़ता है धीरे धीरे, होले होले से। करो। आज राजस्थान का मैच है। यस, राजस्थान का मैच है। आज आज हम सोच रहे हैं जीतने देते हैं दिल्ली को यार, इंटरेस्टिंग होगा आईपीएल, है ना। इसलिए आज दिल्ली को जीतने देते हैं आज। भैया हम तो जब मर्जी जीत जाएंगे यार, रजवाड़े हैं। अरे अंगूठा दे दे, बहुत बढ़िया। अपन लोग भी लिख चुके हैं क्या? नहीं तो लिखो। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम, तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हम। हारेगी बोलो ना। हाँ, हारेगी नहीं, हम जीतने देंगे। हारेगी थोड़ी यार, राजस्थान थोड़ी हारती है, रजवाड़े कभी हारते हैं क्या? एक रन से जीतने दिया था। बड़े है एक रन से। तुम लिख चुके क्या? हाँ, तभी तुम्हें बातें आ रही हैं। चलो। ये क्रॉस रेट चाहो तो लिख लो आप। क्रॉस रेट, इफ यू वांट यू कैन राइट। ए जुमरू, क्रॉस रेट। The rate between two foreign currencies is derived from the given rates of another set of two pairs of currencies. For example, foreign currency of X and Y and foreign currency of X and Z. We can compute foreign currency of Y and Z is called cross rates. कोई कुछ वो समझना है तो आप पूछ सकते हो कि ये क्या लिखा है और वो क्या लिखा है। तो ये लिखा है करेंसीज, फॉरेन के बाद करेंसी, जो गंदा सा दिखता हो ना, वही आप समझ चुके हैं। ओके ओके, पीपल आर वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। कल मैंने क्रैक देखी, क्रैक क्रैक पिक्चर देखी है आपने, क्रैक? अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो आप। पिक्चर बहुत, बस दो सीन पिक्चर के अच्छे हैं, जो दो रेस लगाते हैं ना, वो तो तीन तीन रेस हैं पूरी पिक्चर में, तीनों रेस अच्छी हैं, बाकी तो बकवास। अरे वो एक तो अर्जुन राम गोपाल है उसमें, और एक और है विद्युत जामवाल। क्या है, नया हीरो? नूरा फतेही भी है क्या इसमें? वो नूरा फतेही है क्या, चपटे मुंह वाली? अरे जो वो रहती है उसमें। देखा क्या लिखा? ये सर देखिए, कल मुंबई का मैच देखा? हाँ कल मैच देखा था यार। कल तो वाकई दिल खुश हो गया यार, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में आना जरूरी था, वर्ल्ड कप चालू है। अरे तुम लिखो रे, लिख चुके क्या इधर? इधर अंगूठा। चलो।
फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। फॉरेन करेंसी, पहले सुन लो फिर मैं लिखने को देता हूं आपको। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होता है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ये दे भी दूं क्या आपको साथ साथ सुनते सुनते, इफ यू वांट टू राइट। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है भाई। अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है जो आप पूना में हो, आपने इंदौर वाले से किया, तो क्या आप इंडियन करेंसी और यूएस डॉलर में खरीद बेच करोगे क्या? नहीं, पागल थोड़ी हो, खेल थोड़ी चल रहा है, घर घर खेलता है ऐसे यूएस डॉलर और ये फॉरेन एक्सचेंज खेलते हैं, नहीं। आपको, अगर आप मान लो रिकी पॉन्टिंग अगर भारत में आकर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका डिनोमिनेशन, उस ट्रांजैक्शन का डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी में होता है, तो उसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहते हैं, बस। यानी कि जिसकी बिलिंग, जैसे माल खरीदा या बेचा, भूषण क्लास में आ जाओ। माल खरीदते हैं, माल खरीदा तो पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेमेंट में यूएस डॉलर में करना पड़ रहा है तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। अगर हमने माल बेचा और पैसा आ रहा है, अगर पैसा यूएस डॉलर में आ रहा है तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। अगर हमने जमीन खरीदी और पेमेंट कर रहे हैं यूएस डॉलर में, तो फिर क्या बोलेंगे? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। अगर जमीन बेची, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में जमीन बेची और फिर हमें क्या पैसे आ रहे हैं यूएस डॉलर में, यानी कि पैसा आना या पैसा जाना जब ये तय होता है, डिनोमिनेट होता है फॉरेन करेंसी में, तो उक्त प्रकार के इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या ये बहुत आसान नहीं है? ये दुनिया का सबसे आसान कंसेप्ट है। तो अब आप चाहें तो लिख सकते हैं, मिल गया, घूम गया था, ये लीजिए। देखो मैं इसको पढ़ देता हूं पहले। इट इज अ ट्रांजैक्शन दैट इज डिनोमिनेटेड इन और रिक्वायर्स सेटलमेंट इन फॉरेन। अभी सोचो ना, आपने लोन लिया यूएस डॉलर में, या आपने लोन चुकाया यूएस डॉलर में, आपने लोन दिया यूएस डॉलर में, आपको फॉरेन उससे क्या आ रही है? ब्याज आ रही है। तो ये अगर डिनोमिनेशन, जिस जिस ट्रांजैक्शन का डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी में होता है, उसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहते हैं। आपके सामने है, पेश खिदमत है, यू कैन राइट इफ यू वांट टू। एफसी का मतलब फॉरेन करेंसी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अरे यार, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ध्यान से सुनो, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका डिनोमिनेशन या फिर सेटलमेंट, लेना देना जो है फॉरेन करेंसी में होता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। जैसे अगर आप माल खरीदते हो या माल बेचते हो, हाँ हाँ यार सही बोला आपने। आप माल खरीदते हो या फिर आप माल बेचते हो और उसका प्राइस डिनोमिनेट किस में हो रहा है? फॉरेन करेंसी में हो रहा है, तो ये क्या है आपका? वो, हाँ वही फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। आपने लोन लिया या फिर आप लोन दे रहे हो और अमाउंट पेबल या रिसीवेबल अब अगर फॉरेन करेंसी में है तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ। अगर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो कोई संपत्ति और डिनोमिनेशन किस में है? फॉरेन करेंसी में है, तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ। अगर आप इनकर्स या लाइबिलिटी खड़ी कर रहे हो या लाइबिलिटी बैठा रहे हो, सेटल कर रहे हो, तो उसका डिनोमिनेशन अगर लेना देना अगर उसका फॉरेन करेंसी में है तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ। तो जनरली होता क्या है? जनरली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर, वहीं पर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होते हैं। एक देश के भीतर अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर वो फॉरेन करेंसी में नहीं, वो हमारी, अगर हम हमारी बात करें तो फिर वो इंडियन करेंसी में होंगे। जयपुर का बंदा अगर मुंबई के बंदे के साथ कोई
ट्रांजैक्शन करता है तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये इंडियन ट्रांजैक्शन होगा, नॉमिनल नॉर्मल ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन अगर कोई जयपुर का बंदा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बंदे के साथ ट्रांजैक्शन करता है अगर, तो उसे क्या कहेंगे अपन कि ये क्रॉस वो वाला ट्रांजैक्शन है। कौन सा है? क्रॉस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। ओके, मैंने आपको वीक हाँ 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 हाँ, आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, आपको मैं लिखने के लिए समय दे रहा हूँ और ये मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ। अरे यार, मैंने वो रोका था पिछली बार, बताने कहा क्या क्या छूट गया भगवान। सब तेरे पे ध्यान देने के चक्कर में होता है। इतनी आगे कौन बोला? वहीं अच्छा बैठा था पीछे। चल तो रही बिंदी, बंद कर दूं? कहाँ पर? इनकर्स, INCURRS, इन इन सेटल्स, सेटल्स। बादाम खाया करो। अरे यार, बादाम खाने की बात नहीं है। भूल भूल क्या, कोई भी भूल सकता है यार, इसमें क्या है? रिकॉर्डिंग ऑन करना, उसमें क्या है? दुनिया को कोई भी बंदा भूल सकता है। बाकी सर लोग नहीं भूलते हैं। अच्छा, तो वो इतनी दुनिया लिखवाते भी हैं? आपके तीनों सब्जेक्ट की लिखाई एक तरफ, मेरे अकेले की एक तरफ। तुम रोहन सर लिखवाते हैं। रोहन सर का तो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स में तो क्वेश्चन आएगा। थ्योरी की बात करो। रुको, चलो तो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते चले चलते हैं। देखो, अब आता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री एक्सचेंजेस फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। मतलब जिसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं ना, उसी को इकोनॉमिक्स ने क्या नाम दे दिया? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। बस, तो ऐसे दिमाग मत लगाना कि यार नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होती है, कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करने की जो रेट होती है उसे क्या बोल देते हैं अपन? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। जैसे $1 83.48 का है, तो ये क्या है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और इसे दो तरीके से कोट किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट कोट, मैं आपको लिखने को समय दूंगा, सिर्फ देख लो अभी। एक होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट को यूरोपियन कंट्री कोटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोपियन कंट्री कोटेशन। और इनडायरेक्ट कोड को अमेरिकन कंट्री कोटेशन कहते हैं। यस। तो जैसे यूरोपियन, जैसे $1 कितने का है? 83.50। तो ₹1 की एक, ये आपका डायरेक्ट कोड हो गया। तो अब ₹1 कितने US देके खर्चोगे? तो बोलते हैं कि अरे यार 0.012 अप्रोक्स 119, जो भी आपने बोला, इतना पैसा आप दोगे, इतना US$ दोगे तो आपको ₹1 मिल जाएगा। सोचो कितने सारे देने पड़ रहे हैं, और तब जाके हमारा ₹1 मिलेगा। एक्सचेंज रेट करेंसी कंपोनेंट्स, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बेस करेंसी, एक होता है काउंटर करेंसी। तो जैसे डायरेक्ट कोड के अंदर डॉलर क्या है? बेस करेंसी है। डॉलर क्या है? बेस करेंसी है। और रुपया काउंटर करेंसी है। राइट। एंड इनडायरेक्ट कोड के अंदर बेस करेंसी क्या है? आपका रुपया, और काउंटर करेंसी इज डॉलर। क्लियर है? ठीक है। तो बेस करेंसी मतलब ₹1 में कितनी करेंसी, तो ₹1 क्या हो गया? काउंटर करेंसी हो गया आपका, और बेस करेंसी क्या हो गया आपका? डॉलर हो गया। तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट कोड एंड इनडायरेक्ट कोड। बात पकड़ में आता है? तो इफ, अच्छा, क्रॉस रेट लिख चुके हैं अपन। तो इफ यू वांट टू राइट दिस, लिख लीजिए, लिख लीजिए। कच्चा बादाम, वो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। अरे आपको पता है क्या, वो जो कच्चा बादाम वाली वो अंजलि थी ना,
वो पिंक कलर के वो नाइट सूट वाली ऐसे ऐसे नाचती थी। हाँ, बड़ी बेशर्मी नहीं है? बैन मतलब मेरे को समझ नहीं आती, उसको सीता बना दिया मालूम। एक रामायण और बन रही है, और उसमें वो सीता बनेगी, कच्चे बादाम वाली। कहाँ बन रही है? बैन ही होगी और क्या। अकल ही नहीं है लोगों में यार, क्या ही करता है। जो बन गई थी वही बहुत थी, उसके बाद बनानी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अरुण गोहिल, और उस समय क्या था कि उस समय ज्यादा ये सब गंदी वाड़ा नहीं था। अब जिसको भगवान के रूप में देखेंगे और वही सुट्टा मार रहा है किधर इधर उधर जाके, तो नहीं, सही में बहुत इंसल्टिंग है, ये नहीं होना चाहिए। लिखा आपने? लिखा? बातें बहुत आती है, आप सिर्फ लिखने पे ध्यान, आप बात करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप चुप बैठा करो। कहाँ तक लिखे हो? गुड। कहाँ तक? अरे यार मेरे को कैसे, अरे पहली लाइन लिखे हो बस, अनदर कंट्री तेरी। सर आप किसको वोट दोगे, आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी है? नहीं, आइडिया नहीं मेरे को। अब इतने भी वेले थोड़ी है, मतलब इलेक्शन वाले भी विज्ञापन याद भी रखें, देखे तो दूर की बात, याद अलग रखें। इसलिए तो बोला तुम सिर्फ लिखो। लिख चुके हैं यहां तक? तो आगे लिखो। लिखा? लिखो। अरे भाई, सर कांग्रेस वाले हैं? अरे नहीं यार, कांग्रेस वाले तो नहीं है अपन। सर लॉ का पेपर थोड़ा खराब गया था लेकिन पास हूँ सर, थैंक्स फॉर टीचिंग। है? चलो, बढ़िया। कैसे कैसे नाम रखते हैं ना, इस बच्चे का नाम है सस्ता यूट्यूबर। ऐसे नाम होते तो थोड़ा आकर्षण होता है ना। बट वैसे आपका नाम होना चाहिए, पहचान कैसे बनेगी सस्ता यूट्यूबर, बट क्या पता फेमस हो जाए कल को, तो सस्ता यूट्यूबर इससे महंगा यूट्यूबर हो जाएगा फिर। अच्छा एक बात बताओ, कल एक बच्चे से तो मेरी बात हुई थी। आ, आपको कल जो अपन ने वो किया था, राइटिंग प्रैक्टिस, कितने लोग को बेनिफिट लगा उससे? बेनिफिट लगा उससे? तो अच्छा, कितने लोगों ने क्वेश्चंस किए कुछ उस पर? 10-12 क्वेश्चन हुए? कितने किए? 20 क्वेश्चंस हुए? तो पूरा पूरा लिख रहे हो या सिर्फ कमेंट लिख रहे हो अभी? अभी सिर्फ कमेंट लिख रहे हो? ओके। मतलब अभी तो सिर्फ आंसर समझ रहे हो कि सही है कि गलत है। फिर अच्छा, आपसे ना, अगर इफ यू वांट कि बहुत ज्यादा अच्छा अपना स्कोर हो भाई, अच्छा मैं मान के चलूं कि ये लिख चुके हैं आप, लास्ट लाइन है, लिख लो। कच्चा बादाम बुबू, कच्चा बादाम, ना 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 ना। पेरिस का ट्रिप लेगी, ट्रिप टू फिलिप लेगी, ना 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 लेगी, क्या लेगी बोल दे। कौन है? लिख चुके हैं बनिए। ये क्लास में मतलब इसको मॉडल्स देख रहे हैं तो।
तो मुझे क्यों दिखा रहा है? पढ़ा लेने दे। हाँ, अंदर जाके देखो। अंदर कहाँ? अच्छा, हाँ, घर जाके देखो। क्यों बे आरामखोर? चलो, ये ऐसे ही अपन बात क्या कर रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि इफ यू वांट कि यार लॉ में अच्छा स्कोर आए, तो एक छोटा सा आपको एक ट्रिक या स्ट्रैटेजी या जो भी आप कह सकते हो, बताऊं क्या? फॉलो करोगे क्या? आपको 20 मिनट रोज देना है, 20 से 25 मिनट दे सकते हैं। हाँ, आपको 20 से 25 मिनट रोज देना है। कोई दो क्वेश्चन, कोई भी दो क्वेश्चन जिसका आपके पास आंसर भी हो। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन को सोचना है, सॉल्यूशन को देखना है। उससे क्रॉस टैली हो जाएगा कि आपकी सोच कहां पर गलत है, राइट? उसके बाद जैसे हमने ड्राफ्ट किया वैसे देख देख कर लिखना है, बिना देखे नहीं लिखना, बिना देखे प्रैक्टिस नहीं करना। एक हफ्ता बिना देख के देख देख के आपको लिखना है। दूसरे हफ्ते में कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। आज क्या डेट हो रही है अपनी? 7, 14 या 15 तारीख को अपन फिर बात करेंगे। तो ये 7 दिन के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में आ जाने चाहिए। भाई अपन एकदम पगला जाए कि यार मैं 2 क्वेश्चन रोज करेंगे, तो आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप एक चैप्टर खत्म कर दोगे 7 दिन में लिख के। भाई छोटे छोटे से पुच्चू से हैं। स्टार्ट कहां से करोगे आप? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करो या फिर एलएलपी से करो, क्योंकि एलएलपी आपका भी होने वाला है ना, अभी टेस्ट होने वाला है आपका एलएलपी का। तो आप क्या करो कि एलएलपी से स्टार्ट कर दो। आप क्या करो, एलएलपी से स्टार्ट कर दो। तो एलएलपी के क्वेश्चंस कहां होंगे? आपके मॉड्यूल के पीछे 4-5 क्वेश्चन तो होंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर सोचो, बराबर। उसके बाद उसका आंसर जो गिवन है, सजेस्टेड आंसर आपको स्टडी मटेरियल में, उसको देखो। उससे अपनी सोच को क्रॉस टैली करो, स्टेप्स एक भी आगे पीछे नहीं करना। उसको क्रॉस टैली करो, अपने दिमाग में क्या सोचा और उसमें क्या लिखा, और उसके बाद पहले प्रोविजन लिखो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही लिखना है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट या केस स्टडी है तो पहले प्रोविजन, फिर दी गई समस्या में क्या है पैरा चेंज करके, और उसके बाद कंक्लूड आप कैसे कर रहे हो। 3 स्टेप्स में उसको करना है। बात समझ में आती है क्या? देखना, निखार आ जाएगा आपकी हैंड राइटिंग में, सारे डर खतरे खत्म हो जाएंगे आपके। 15 तक ये आप स्कीम को फॉलो करो। 15 या 16 तारीख को एक बार फिर से अपन राइटिंग के ऊपर एक बार लिखेंगे, और उसमें भी कुछ एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस यहां से तो आगे बढ़े, तब तो नई चीज के लायक बनेंगे अपन। यस। चलो, तो अपन अब यहां से आगे बढ़े। ठीक है। एक रियल एक्सचेंज रेट होता है। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि आप एक वस्तु देकर कितनी या आप अपनी, भारत में मान लो, भारत में अपने पास 1 किलो राइस, अगर हम 1 किलो राइस देते तो उधर से कितनी दाल परचेस कर सकते हैं। जैसे बार्टर सिस्टम होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है? तो उसके आधार पर प्राइसिंग तय की जाती है, उसके आधार पर प्राइसिंग तय की जाती है, रेट्स तय किए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रियल एक्सचेंज रेट्स। इसे क्या बोलते हैं? रियल एक्सचेंज रेट। इसका फॉर्मूला होता है रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब जो अपनी नॉर्मल है, नॉर्मल रेट को ही नॉमिनल बोलते हैं, ये अपन ने लिखा अपन ने, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स। अगर अपन ये फॉर्मूला पकड़ लेंगे तो अपनी क्या निकल के आ जाएगी भाई साहब? रियल एक्सचेंज रेट निकल के आ जाएगी। आप फटाक से इसको भी लिख के नक्की करो, फिर अपन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे, दैट इज एक्सचेंज रेट रिजिम्स। रिजिम्स, इफ यू वांट टू राइट, यू कैन। रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज करके लिख लेना भाई। कच्चा बादाम भू, कच्चा बादाम भू।
बटर्स तो कहते हैं ऐसे मजबूत वाले, बट और नहीं नहीं वही बट्स ऐसे ही था, बट वो वायर वाला लूंगा यार, क्या है कि किधर भी निकल के गिर जाते हैं ये, रिस्क है। चलो लिख चुके क्या? ओके ओके, अब आते हैं आगे। और कुछ रह गया कि मैं देख लूं पहले, रुक जाए इसको चालू कर देता। चलो ये अपने हमारा हो गया, क्रॉस रेट हो गया, ये हो गया, व्हीकल करेंसी हो गया, एंड ये भी हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब आते हैं एक्सचेंज रेट रिजिम्स। कुछ लोग रिजिम बोलते हैं इसे, कुछ रिजाइम बोलते हैं इसको। तो इसमें रिजाइम्स या रिजिम्स क्या होता है कि जैसे अपन ने यहाँ पे इनका रोना धोना देखा था ना गरीब लोग का, कहाँ गए गरीब, ये रहे, ये कि यूएस डॉलर बढ़ गया। तो अच्छा यूएस डॉलर बढ़ जाता है, मतलब अगर 80 रुपए का 85 रुपए का 90 हो गया, तो यूएस डॉलर बढ़ेगा तो किसका पेट दुखेगा? इम्पोर्टर का, इम्पोर्टर का। और यूएस डॉलर गिरेगा तो किसको मजा आएगा? इम्पोर्टर को मजा आएगा। और यूएस डॉलर बढ़ेगा तो मजा किसको आएगा? हाँ, एक्सपोर्टर को मजा आएगा। और यूएस डॉलर गिरेगा तो किसको तकलीफ होगी? एक्सपोर्टर को तकलीफ होगी। वेरी गुड। तो ये बातें अपने दिमाग में, तो क्योंकि क्या है कि ये क्रॉस कहानी चलती है पूरी। जैसे मान लो कि आपको सोचना पड़ता है कि यूएस डॉलर बढ़ा तो किसको मजा आया, यार यूएस डॉलर बढ़ा, रुको 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 रुको, अगर इंपोर्ट करते हैं तो अपन को यूएस डॉलर खरीदना पड़ता तो महंगे में खरीदना पड़ेगा, ओ माय गॉड ये तो नुकसान हो रहा है। तो इंपोर्टर को मजा नहीं आया, एक्सपोर्टर को मजा आया। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। यस, सीधी सी बात है। यूएस डॉलर बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ पैसा से पेमेंट करना पड़ेगा इंपोर्टर को, और बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा इंपोर्टर को। तो जाहिर सी बात है किसको नुकसान हो रहा है इसमें? इंपोर्टर को हो रहा है। और अपन ने क्या बात किया था कि जब ये कुछ होता है तो फिर हमारी सरकार आ जाती है डंडा करने कि रुको, हम फॉरेन करेंसी का ये जो फ्लक्चुएशन है इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, सोचते हैं। तो फॉरेन उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरवेंशन करती है, सरकार हस्तक्षेप करती है और उसको बनाए रखने की कोशिश करती है या कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए हर देश के कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजीम्स होते हैं, रिजाइम्स होते हैं। तो वो रिजाइम्स अपने देश में क्या है वो अपन समझते हैं। बाकी समझ में आया? ठीक है, उनका रोना गाना अब क्लियर होगा। तो इसमें मैं आपको लिखवाऊं कि मैं लिख के लिखवाऊं या बोल के? सिर्फ बोल के लिखवा दूं? वेरी गुड। चलो, यस, लिखो। एट एक्सचेंज रेट regime, it is a system by which, रुको मैं लिख ही देता हूँ। क्यों? क्यों, मैंने सही तो भाषा में बोल रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, देखा? बस 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 हो गया, बस 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 बस, ये देखो बस हो गया, देखो हो गया। लिखो, an exchange an exchange rate regime is the system, it is the system by which a country manages its currency, with respect to foreign currencies. With respect to foreign currencies, it refers to a method
by which the value of domestic currency by value of which domestic currency in terms of foreign currency is determined. इसके दो मेजर पार्ट्स हैं रिजाइम के। इस रिजीम्स के दो मेजर पार्ट हैं। एक होता है जी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। इसका एक नाम और क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और दूसरा है जी आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसका भी दूसरा नाम है पेग्ड। पेग समझते हैं? पेग का मतलब क्या होता है? पेग लगाने के बाद क्या हो जाता है? बंदा फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? एक की जगह पे फिक्स। तो इसके लिए इसको भी क्या बोलते हैं? पेग्ड एक्सचेंज रेट। पेग मतलब आपका वाला पेग नहीं है, पेग मतलब ये फिक्स वाला है। तो कई बार क्या होता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट का नई नाम देके वो ऑप्शन में आपको पेग देगा। क्या देगा? पेग देगा। तो पेग देगा तो क्या करो? पेग लगा लो, ठीक है, और फिक्स हो जाओ। चलो, अह, देखो ध्यान से सुनना कि जनरली जो एक्सचेंज रेट्स होती हैं वो मार्केट तय करता है कि एक्सचेंज क्या होगी। मार्केट डिटरमाइंड होती है। डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है आपकी कंट्री में, जैसे अपन ने बात की है डिमांड सप्लाई, यहां पर घूम गया, बट था यहीं पर कि आप बहुत ज्यादा आपको फॉरेन करेंसी को थोड़ी देर के लिए एक कमोडिटी मान के चलो। कमोडिटी मतलब कोई भी सामान। अब किसी भी सामान की रिक्वायरमेंट अगर आपकी कंट्री में बहुत ज्यादा है, किसी भी सामान की रिक्वायरमेंट अगर आपकी कंट्री में बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसका प्राइस अकॉर्डिंगली क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहां तो उतनी सप्लाई करने की औकात हो, अगर नहीं है तो अच्छा, उस उतनी उतनी क्या उससे भी ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं यार, चिंता ही मत करो, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अरे यार, अरे चाय कॉफी में पढ़ा होगा ना आपने, वहां पर आपने क्या पढ़ा कि भाई साहब डिमांड बढ़ती है तो फिर सप्लाई कम हो जाती है। हाँ, डिमांड के बढ़ने से सप्लाई पे असर पड़ता है क्या? नहीं। सप्लाई के बढ़ने से डिमांड पे असर पड़ता है? नहीं। दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक चलते हैं। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपको सप्लाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी सप्लाई कम है, आपके पास है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? भाव बढ़ जाएंगे। यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ेगा। हाँ, यहां डिमांड बढ़ेगी और उतनी सप्लाई कर दी तो क्या भाव बढ़ेगा? क्या नहीं, भाव उतना ही रहेगा। अरे हाँ, यहाँ मान लो कि आपके मार्केट में कुल 1000 कूलर है, अभी गर्मियां है, 1000 कूलर मार्केट में है। अगर 200 लोग खरीदने जाएंगे और 5000 का एक मिल रहा है तो 5 में देंगे। 300 खरीदने जाते हैं तो 5 में देंगे। लेकिन अगर 5000 लोग खरीदने पहुंच गए और कूलर ही आपके पास 1000 है, तो फिर क्या होगा? प्राइस बढ़ाकर बिकेगा वो, क्योंकि ये भी खड़ा है वो भी खड़ा है।
ये बोलता है मेरी नई नई शादी हुई है, कूलर तो मुझे चाहिए। इससे बोला मेरी शादी को 1.5 साल हो गया, मेरे को एक बच्चा हुआ है, गर्मी है, कूलर तो मुझे चाहिए। इसने बोला मेरी बीवी मान नहीं रही है, मजा ही नहीं आ रहा। मतलब गर्मी है तो पसीना आता है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर ये बोलता है मैं 6,000 देने को तैयार हूं। इससे बोला मैं अपने बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं 8,000 देने को तैयार हूं। इससे बोला 10, इससे बोला 12। मैंने बोला 12 में डन डन कर दिया, 5 का 12 में बेच रहा हूं। यानी कि जैसे 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 ये आपका वो कमी पड़ती जाएगी, वैसे वैसे भाव बढ़ते, इतना तो आइडिया है आपको। अगला सीजन आया, अगले सीजन में 150 कस्टमर से ज्यादा है ही नहीं, और मान लो कि क्या होने वाला है, बारिशें होने वाली। अच्छा, जैसे ही बारिशें होती है फिर कूलर कोई खरीदता है क्या? फिर गई अगले साल की। तो मान लो मेरी दुकान में अगर 100 कूलर पड़े तो मैं उसको संभालूंगा, 1 साल तक गोदाम किराए पर लेना पड़ेगा मुझे। तो 5,000 की जगह 4,000 में बेच के भागूंगा मैं। यस। लेकिन अगर मॉडरेट चलता है तो फिर क्या होता है, अगर आपके पास सप्लाई पर्याप्त मात्रा में है और सारे संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर प्राइस पे असर नहीं पड़ता है। तो किधर जाते हैं, पेग लगाने चले जाते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट। अगर हमारी सरकार के पास इतना ज्यादा रिजर्व पड़ा है फॉरेन करेंसी का, कि जब जब हमें जरूरत हो हम सरकार से लेंगे तो वो फिक्स कर देंगे रेट। यार 70 रुपए का दिमागी मत लगाओ, खरीदो बेचो 70 रुपए फॉरेन करेंसी। अभी लो, 6 महीने बाद लो, 1 साल बाद लो, बहुत पड़ा है, चिंता ही मत करो। लेकिन क्या अपने देश के पास है क्या? नहीं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस पर सवाल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, फिक्स गवर्नमेंट फिक्स कर देती है जब उसकी खुद की हैसियत औकात इतनी होती है। बट ठीक है, अपन नहीं कर सकते। अपन किस पे चलते हैं, ज्यादा फ्लोटिंग पे चलते हैं। बाजार निर्धारित करता है कि आपकी फॉरेन करेंसी का क्या रेट होगा, तभी तो बहुत ऊपर नीचे होता है। और थोड़ा 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 कतरा 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 बढ़ता है, घटता है, तो सरकार को भी टेंशन नहीं होती। लेकिन एकदम से हाइक जाता है तो सरकार को कूदना पड़ता है, कर क्या रहे हो बे। अगर 70 रुपए का एकदम से 75, एकदम से मतलब ऐसे नहीं कि रात को सोए थे 70 और सुबह 75। भाई रात को सोए 70 और अगले महीने की सुबह उठे, यानी कि 1 महीने के अंदर 5 रुपए, बहुत बड़ा चेंज होता है ये। तो 70 का 75 हो गया तो ये कपड़े फाड़ लेंगे अपने इंपोर्टर एक्सपोर्टर, लेन देन के मामले में। अगर 75 हो जाता है तो एक्सपोर्टर को तो मजा आ गया, लेकिन इंपोर्टर तो गया। 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है उसको। 50-50 पैसे के खर्चे के लिए कुत्ता खानी हो जाती है। एकदम से 5 रुपए, मतलब मजाक चल रहा है? 5 रुपए क्या होता है, 75 रुपए, 70 रुपए पे 5 रुपए का मतलब समझते हो? 8% इंक्रीज। 8% किसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता है। और एक ही महीने में, और वन शॉट पे करना ही पड़ेगा। तो सरकार के पास जाके रोते हैं। तो सरकार फिर ऐसी फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट जो बाजार निर्धारित कर रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पैसा बहाती है। अपनी रिजर्व बैंक हो गई, अपनी सेंट्रल बैंक हो गई, वो पैसा बहाती है और उसको नियंत्रण करने की कोशिश करती है। तो फ्लोटिंग का एक पार्ट कह सकते हो आप, उसको क्या बोल देते हैं, मैनेज्ड 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 क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट सिस्टम। वैसे तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। सरकार कहती है जितने में मिल रहा है ले लो। 83 रुपए 48 पैसे है, हमने खरीद लिया। अगले दिन मान लो 83 रुपए 60 पैसे हो गया। अगले दिन मान लो 83 रुपए 40 पैसे रह गया। तो ये क्यों ऊपर नीचे हर सेकंड खरीद बेच हो रही है? तो इससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। यानी कि फुल्ली किस पे डिपेंडेंट है, मार्केट पर डिपेंडेंट है। और ये मार्केट ही तय कर रहा है रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, डिमांड और सप्लाई पर। इसे कॉमोडिटी की तरह ही यूज किया जाता है। सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, सेंट्रल बैंक का कोई इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, मतलब रोक टोक, कुछ नहीं। तुम्हारे हिसाब से देख लो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और जिसमें सारा कंट्रोल सरकार का होता है, तो सरकार रेट ही फिक्स कर देती है, उसे बोलते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट। पेग्ड, पीईजीजीडी, पीईजीजीडी। तो ये पेग्ड, तो इसे पेग्ड एक्सचेंज रेट कहेंगे।
और जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम जो होती है ज्यादा हद पार कर देती है, एक्सट्रीम चेंजेस आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो उस सूरत में क्या सरकार कहती है कि यार अब तो हमें देखना ही पड़ेगा, वरना ये लोग हमारे गले पड़ जाएंगे, या हमारी इकोनॉमी एकदम से गिर सकती है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करती है सरकार, कुछ कदम उठाती है। और वो कदम मैं बस इतना सा समझ लो कि पैसा बहाती है मार्केट के अंदर, और उसको उस 75 रुपए को कैसे भी करके 72, 73, 71 कुछ ऐसा करती है कि उसको इस यहां तक मतलब इतना मैनेज करके चलती है जिससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर अचानक से ना आए, और दूसरे प्रयासों से फिर उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करती है। इसको क्या बोलते हैं, मैनेज्ड मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। उसे क्या बोलते हैं, मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। तो ये आपकी दो तरह की रिजीम्स हैं, जिसमें एक मैनेज फ्लोट सिस्टम ये फ्लक्चुएटिंग का ही एक हिस्सा है। तो समझ में आया क्या, सब सब ये तीनों चीजें? यस। चलो फिर तो अच्छा, इसकी लिखाई मैं कल करा दूं तो चलेगा? एक बात और देखनी थी। अच्छा, एक आर्बिट्रेज समझते हो, आर्बिट्रेज हेजिंग, आर्बिट्रेज हेजिंग स्पॉट मार्केट रेट। हेजिंग तो हमने डिस्कस किया था क्या कभी? रिस्क हेज करना, हेजिंग का मतलब क्या होता है, रिस्क हेज करना। सर लॉ का पेपर थोड़ा अच्छा, प्रशांत कोमल साहू। रिस्क हेज करना मतलब क्या होता है, रिस्क को फिक्स कर लेना। रिस्क 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 किसको, रिक्स, रिक्स तो भोजपुरी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्क, भोजपुरी में बोलते हैं ना रिक्स। अरे मैंने 3 गानों में रिक्स रिक्स कल सुना फिर। अरे वो झूलेला पुलेला पता नहीं क्या था वो गाना। चलो आ, मैं क्या बात कर रहा था, हेजिंग, हेज, HDGE, हेज, एच, एच फॉर हरामखोर, HEDGE, हेज, 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 हज नहीं, हेज, हज पे चले। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को एक फिक्स कर देना। जैसे मान लो कि मैंने आपसे माल इंपोर्ट किया, यानी कि मुझे क्या करना है, पैसे देने हैं। मान लो मुझे आपको देने हैं $1000 देना है। कितना देना है, $1000 देना है। आज की कीमत है 70 रुपए, लेकिन आपको मुझे पे करना है 3 महीने बाद। अगर 3 महीने बाद वो 75 रुपए हो जाता है, यानी कि मुझे रिस्क कितनी है, 5000 का नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये 65 रुपए भी हो सकती है, तो 65 में तो मुझे फायदा है, तो मुझे मुझे फायदा हो रहा है, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन रेट बढ़ ना जाए इस बात से तो मेरे की लुपचुप लुपचुप होती रहेगी। अरे रेट अगर गिर गया तो कोई टेंशन नहीं, रेट अगर 70 भी रहा तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं क्या सोच के चल रहा हूँ, 70,000 का माल है, लेकिन 75,000 देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा पैसा देना थोड़ा तकलीफ होती है। तो अब मैं गया बाजार में, और मैंने ये तनिष्क वहां बैठे थे बाजार में फोन लेकर, तो मैंने इनसे कहा कि यार भाई, तू सुना है तू सबकी रिस्क कवर करके देता क्या? हाँ, करके देता हूँ। मैंने बोला यार मैंने $1000 3 महीने बाद पे करना है, क्या अच्छी बात है? इससे बोले ठीक है, 3 महीने बाद 72 रुपए में मेरे से ले जाना, आज 70 रुपए, 72 में ले जाना। ठीक है, मैंने अपनी रिस्क को सुनिश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया। अब मान लो 3 महीने बाद 72 रेट हो, तो भी मुझे 72 रुपीज में मिलेगा। 3 महीने बाद 75 रेट हो तो भी मुझे 72 रुपीज में मिलेगा, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 3 महीने बाद की रेट फिक्स हो गई। 80 हो गया बाजार में, मुझे तो 72 में मिलेगा। तो अपनी रिस्क को सुनिश्चित कर देते हैं, अपनी रिस्क को फिक्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं हेजिंग ऑफ रिस्क। दैट्स इट, बट खत्म। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, करंट तो है नहीं, 3 महीने बाद की एक रेट पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोल देंगे, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने। और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने, इसको बाय करने का, किसको, फॉरेन करेंसी को। अरे हाँ,
और इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, फॉरेन करेंसी को बेचने का। मैं क्या हूं, बुलिश हूं। ये क्या है, हाँ ये क्या है, बियरिश है। बुलिश बियरिश समझते हो क्या होता है बुलिश? बुलिश का मतलब कहां सुना बुलिश बियरिश? अरे स्टॉक मार्केट में कहा, मतलब अपन ने फाउंडेशन में कहीं पढ़ा है किसी लेक्चर में? अच्छा पीसीके में सुना। बुलिश मतलब जिसकी सोच होती है कि प्राइस बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। यस। और बुरी बियरिश क्या होता है, जिसको लगता है कि डाउन जाएगा 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 जाएगा, गया। तो अब दोनों में से किसी एक को फायदा होगा और किसी एक की रिस्क सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, हेजिंग ऑफ रिस्क। ठीक है। तो अगर हेज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसके अंदर तो नहीं देखा, लेकिन कहीं क्वेश्चन देखा था इकोनॉमिक्स की किसी बुक में। बट यार इसमें बहुत है, अंधाधुंध है, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जितना अपना ये है सिलेबस है, उस हिसाब से अपना कवरेज अपन रखेंगे। बट क्लियर है हेज क्या होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी चर्चा करेंगे हम कल। कल कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा अब बचा नहीं है। ठीक है, चलो।